हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पहले लेक्चर में पढ़ा था चार्जेस के बारे में। सारा हम लोगों ने जितने भी उसके बेसिक पॉइंट थे चार्जेस के वो हम लोगों ने पढ़ लिए थे। फिर सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी हम लोग कर चुके हैं। इनवेरिएंट ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो ये सारे के सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम लोग उसके आगे जस्ट उसी टॉपिक के हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। 12th क्लास फिजिक्स, उसमें हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बहुत ध्यान से इसे आप समझिएगा। देखिए नॉर्मल तो इसमें आप आसानी से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, बट आपको आज मैं बताऊंगा केवल दो टॉपिक। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसका वेक्टर फॉर्म जो कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूटी के लिए, आपके क्लास टेस्ट के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और इसके अलावा बोर्ड में जितने भी इसके रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कॉन्सेप्ट वाले, तो वो सारे के सारे आपको सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। इसको बहुत ध्यान से आप समझिएगा इस वीडियो को, कि इसमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, कैसे हम वेक्टर को इंडिकेट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको कैसे प्रेजेंट करना है। आना एक बात है, आना अलग बात होती है। आपको आज यहाँ पर ये मालूम चल जाएगा कि आपको बोर्ड कॉपी में कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको नोट को दिखाना है कि कॉपी आपकी सबसे अलग और अच्छी लगे। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से दो टॉपिक में से पहला यहाँ पर टॉपिक है हमारा कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चलिए इसमें आपने ये पढ़ा रखा है कि मान लीजिए अगर मेरे पास दो चार्ज हैं, मान लीजिए एक प्लस क्यू है और दूसरा मान लिया हमने प्लस क्यू है, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि दो चार्ज हैं और दोनों चार्ज के नेचर सेम है, मतलब कि लाइक चार्ज है, लाइक का मतलब होता है सेम चार्ज, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलो या आप कह सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसमें कौन सा फोर्स यहाँ पर काम करेगा आपको पता है। यहाँ पर काम करेगा रिपल्सन फोर्स, एक दूसरे से क्या होंगे, दूर जाएंगे, रिपल्सन फोर्स। ओके, और अगर मैं इसी फिगर में अगर ऐसा कुछ कर दूं कि मैंने बोला कि भाई दो पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास, एक मान लिया हमने प्लस Q1 है और जो यहाँ पर जो दूसरा चार्ज है वो हमने मान लिया माइनस Q2। तो अब यहाँ पर क्या है, ये तो अनलाइक चार्ज है ना, और अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। तो यहाँ पर हमारा काम करेगा अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर, तो इसी का हमें कॉन्सेप्ट दिखाना है। तो रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स, इन दोनों को फिजिक्स में कॉमन फॉर्म में आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसे बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज F। क्लियर है। तो अगर अब मैं कूलम्ब्स लॉ में कहीं भी इस वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, यूज करूंगा, अगर मैं इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्लियर है इसका मतलब ना अट्रैक्शन फोर्स भी पॉसिबल है इसका मतलब, और इसका मतलब रिपल्सन भी हो सकता है। क्लियर है। चलिए अब देखिए कूलम्ब्स लॉ को कैसे आपको दिखाना है। पहले मैंने यहाँ पर मान लिया एक फिगर दिखाया मैंने आपको यहाँ पर। चलिए ये हमारा बेसिक है, इसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, सबको पता होगा ये, फिर भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जैसा आपका मन हो कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए इसका फिगर कैसे आपको बोर्ड कॉपी में प्रेजेंट करना है, ठीक, फेयर कॉपी में। हमने यहाँ पर मान लिया कि दो यहाँ पर चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। एक हमने मान लिया यहाँ पर Q1 और यहाँ पर हमने मान लिया Q2, और इस दोनों पॉइंट के यानी कि Q1 और Q2 मान लिया हमने, एक मान लिया चार्ज हमारा Q1 है, ये हमने चार्ज मान लिया Q2 है। क्लियर, और ये दोनों सेंटर है, और दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर दिया मैंने, और दोनों के सेंटर से जो बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया स्मॉल r है। स्मॉल r यहाँ पर क्या है, दोनों चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस है। तो अब क्या होगा, अब ये Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, और जो Q2 चार्ज है वो Q1 पर फोर्स लगाएगा। और अगर मैं आपको अगर अभी जस्ट मैं यहाँ पर पूछूं कि बताइए कि Q1 और Q2 के बीच में कैसा फोर्स काम कर रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, तो इसका आंसर पता है क्या होगा, आपको अभी नहीं पता है, कैन नॉट बी डिफाइंड इन दिस फिगर बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज। आप यहाँ पर चार्ज के नेचर के बारे में जानते ही नहीं है।
हाँ, अगर मैं आपको ऐसा बोलता, ध्यान से समझिए आराम से एकदम, बाद में मैं हट जाऊंगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर या फिर देखकर पॉज करके रोक कर इसको आप नोट बना लीजिएगा अपना, ठीक है। पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पर मान लीजिए चार्ज Q1 है और यहाँ पर क्या है Q2 है। अगर आपसे कहता है यहाँ पर कि Q1 और Q2 में Q1 प्लस का है, चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। मैं अगर आपसे कहता है कि Q1 प्लस का है और Q2 कैसा है, माइनस है, तब क्या होता? तो आप बोलते कि सर इसके बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसका नेचर कैसा है, तो आप बोलते अट्रैक्शन फोर्स है। अगर मैं ऐसा करता कि ये प्लस और ये भी प्लस है, सेम कर देता, तो आप बोलते कि सर रिपल्सन फोर्स है। लेकिन मैंने तो भी यहाँ पर चार्ज का नेचर दिखाया नहीं आपको, तब आप क्या कहोगे? तब आप इसको ना कॉमन नाम लोगे। इसका कॉमन नाम का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, मान लिया हमने कि जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक जो फोर्स यहाँ पर जो काम कर रहा है वो हमने मान लिया कितना, F। ये हमारा बन गया कंप्लीट फिगर बनाने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पर करना पड़ेगा एक्सप्लेन। देखिए यहाँ पर लेट, मैं लिख दे रहा हूँ, लैंग्वेज बहुत सिंपल है और बिल्कुल सारे जितने भी आपको मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूँ उसको अपने रफ कॉपी में अभी के लिए कॉपी कर लीजिएगा सारे पॉइंट्स को, और फिर इसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करिएगा और एक फेयर कॉपी में प्रॉपर आप नोट तैयार कर लीजिए। सारे फिजिक्स के चैप्टर्स ऐसे ही बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, जीरो से बेसिक से ऊपर तक जाएंगे। आपने 11th में फिजिक्स बिल्कुल समझी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 11th की फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ना आए, ठीक है। 12th की फिजिक्स की मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जितना मैं आपको बता रहा हूँ उसको अगर बहुत ध्यान से अगर आप समझ रहे हैं, उसको बस उतना खाली कर लीजिए। अगर आपको इन सब में, मेरी वीडियो में, आपको किसी टॉपिक में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अगर दिक्कत है, यूट्यूब पे कमेंट कर दीजिए। आप हमारे अगर व्हाट्सअप पे ऐड है वहाँ पर बताइए। अगर आप मेरे फेसबुक से कनेक्ट हैं तो आप वहाँ पर बताइए, कैसे भी करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ये 12th क्लास है, कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी आपको बताना है। क्लियर? चलिए देखिए यहाँ पर लेट कर दिया मैंने, यहाँ पर लेट Q1 एंड Q2 बी द पॉइंट चार्जेस placed at a distance small r। क्लियर है? और मैंने लिख दिया इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की प्लेस पर आप वैक्यूम भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बहुत सिंपल सी बात। यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया कि दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर रखे हैं। और कहाँ रखे हैं? वैक्यूम में। वैक्यूम का मतलब, वैक्यूम इज द प्लेस वेयर देयर इज नो एयर। कंप्लीट, मतलब जहाँ पर एयर ना हो, ओके, उसे हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। जहाँ पर ना हो उसे हम कहते हैं वैक्यूम, पता होगा आपको। और या तो आप बोल दो फ्री स्पेस या फिर बोल दो एयर। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, मतलब यहाँ पर ऐसा और इनके अलावा कोई और मीडियम नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ अभी आपको जस्ट आगे मालूम चल जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम हमारा कहाँ रखा है, एयर में या वैक्यूम में। क्लियर? आगे देखिए यहाँ पर, अब ये हमारा फिगर हो गया कंप्लीट, फिगर की लैंग्वेज हो गई कंप्लीट, जैसा कि आपको बोर्ड कॉपी में टेस्ट में आपको प्रेजेंट करना है, आपको समझ में भी आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कैसे बताओगे आप कूलॉम्स लॉ के बारे में। कूलॉम ने दो बातें बताई थी, बहुत ध्यान से समझना है, दो स्टेटमेंट। पहले मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, फिर आपको मैं समझा दूंगा। देखिए यहाँ पर पहले यहाँ पर स्टेटमेंट है, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम ने दो अपने पॉइंट दिए थे। देखिए इन्होंने दो अपने व्यूज दिए थे। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पर पॉइंट क्या है, the electrostatic force that is F, the electrostatic force that is F is directly proportional to the product, इसका मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ the
द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। देखिए इन दोनों का मतलब पहले समझिएगा। यहां पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ, इसका मतलब क्या, मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, मतलब ये Q1 और Q2 की वैल्यू। अगर यहाँ पर लिखा ना आपका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, वैल्यू, यानी कि उन्होंने कहा था कि जो दो चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, दो चार्जेस के बीच में जो भी फोर्स काम कर रहा है, उस फोर्स की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है ना। तो देखिए उसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो फोर्स है बस यहाँ पर F, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस का मल्टीप्लाई, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, देयरफॉर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों चार्जेस के वैल्यू के मल्टीप्लाई के, Q1 Q2। क्लियर, इसको मैंने मान लिया स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखिए अगर आपको इस बॉक्स में जो मैंने लिखा है, अगर आपको जस्ट ये लर्न है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, अगर आपको सिर्फ ये, अगर आपको बॉक्स याद है तो आप ये लैंग्वेज अपने आप बना सकते हो। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि फिजिक्स आपको याद नहीं करनी है। मैं श्योर कह रहा हूँ कि जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको आप प्रॉपरली अच्छे से वॉच करिए। गारंटीड आपको मैं बोल रहा हूँ कि एक भी वर्ड आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल समझिए आप। अगर आपको ये बॉक्स में जो लिखा हुआ है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो फिर आप ये पूरा पहला स्टेटमेंट अपने आप सटीक फिजिक्स के फॉर्म में बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, F लिखा हुआ है। F का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, F का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, यानी कि दोनों चार्जेस का मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद से जो यहाँ पर सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है वो क्या है, the electrostatic force that is F is, यहाँ पर क्या लिख रहा है मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square of the distance between them का यहाँ पर मतलब क्या है, between two charges, ओके, between two charges या 2 point charges। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए हमारे फिगर में प्लस और माइनस नहीं दिखाया जा रहा है, इसलिए मैं इसे अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि जो फोर्स है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो भाई डिस्टेंस कितना है, R है, और R का स्क्वायर क्या होगा, R स्क्वायर, और R स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कहने का उल्टा लिखते हैं। पता है ना आपको, दो तरह के होते हैं प्रोपोर्शनल, सबको पता है। चलिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है आपको। अगर मैंने यहाँ पर बोला A प्रोपोर्शनल टू B ऐसे लिखा, और मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो देखिए ऐसे पढ़ते हैं इसको हम लोग, सबको पता है, फिर भी मैं आपको ये वन टाइम अपने अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ A प्रोपोर्शनल टू B, तो इसको हम बोलते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर आप B की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, B की वैल्यू को अगर आप बढ़ाओगे, तो उसी के रेस्पेक्ट में A की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये इसका मतलब होता है। अच्छा अगर यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि A प्रोपोर्शनल का साइन बना है, और यहाँ पर लिखा है 1/B, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ ना कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/B। जब दो क्वांटिटी ऊपर नीचे होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दो क्वांटिटी आमने सामने होती हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है ना। और दोनों में क्या अंतर होता है, तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर आप B की वैल्यू को बढ़ाओगे तो A की वैल्यू कम हो जाएगी। उल्टा रिलेशन, अगर आप B की वैल्यू को कम करोगे तो A की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर आपका दो क्वांटिटी अगर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तब जो इफेक्ट पहले पर पड़ेगा सेम टू सेम दूसरे वाले पर भी सेम इफेक्ट पड़ेगा। मतलब कि अगर B की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, अगर आप B को अगर आप करो 2 गुना 2 टाइम्स, तो A की वैल्यू भी क्या होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी। ये होता है डायरेक्टली और इनवर्सली। तो यहाँ पर यूज हुआ डायरेक्टली, तो मैंने सामने सामने लिखा है। इस वाले सेकंड वाले स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इनवर्सली, तो मैंने ऊपर नीचे लिखने जा रहा हूँ। देखिए therefore F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। कंप्लीट, ये पूरा हमारा हो गया। इसको मैंने क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर।
अब इसके बाद से इसको अच्छे से पहले आप कॉपी कर लीजिए समझ के, फिर मैं इसी को थोड़ा इरेज करके आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये डेरिवेशन है, आना अलग बात है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ भाई, मेरी वीडियो को अच्छे से आप देखिए, आपको इसमें कैसे बच्चों को बोर्ड में प्रेजेंट करना होता है वो आपको समझ में आएगा। इसको प्रॉपरली कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद इसको मैं पूरा करता हूँ कंप्लीट। कॉपी कर लीजिए इसे। अब देखिए आपने कॉपी कर लिया होगा। अब देखिए इसके आगे थोड़ा सा मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद आप एक काम करिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इन दोनों को हम लोग मर्ज करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, मिला के लिखना है हमें। कूलॉम ने ऐसा ही किया था, तो कैसे मिलाएंगे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ भी f लिखा हुआ है, यहाँ भी f लिखा हुआ है, तो दोनों के f को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि दो बार लिखा है तो वन टाइम हमें लिखना है। ऐसे करके मिलाते हैं, तो LHS को LHS से मैच करेंगे, RHS को RHS से, तो इस तरफ LHS में दोनों एलिमेंट सेम है LHS में, तो उसको हम लिखेंगे वन टाइम, तो देयरफॉर f प्रोपोर्शनल, फिर जो क्वांटिटी ऊपर है Q1 Q2 ऊपर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो उसको लिखा मैंने ऊपर अपॉन में, और जो क्वांटिटी नीचे है उससे मैंने लिख दिया नीचे, कंप्लीट ओके। और यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, कंप्लीट लिख दिया कि समीकरण 1 और 2 से, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से ऐसा हुआ है। अब इसके बाद देखिए ध्यान से, f इज इक्वल टू, अब जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल के प्लेस पर, जैसे ही प्रोपोर्शनल के प्लेस पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, आपने पढ़ा है 11th क्लास में, जब भी हम लोग इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं प्रोपोर्शनल को हटाकर, तो दाईं तरफ राइट हैंड साइड एक कांस्टेंट का यूज करना पड़ता है, श्योर है हर एक फिजिक्स के फॉर्मूले में। तो यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, तो जैसे यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाया तो यहाँ पर लग गया स्मॉल के यहाँ पर लगा दिया कांस्टेंट, और फिर बाकी सब कॉपी कर दीजिए ऐसे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहाँ दिखा देंगे हम लोग, वेयर स्मॉल के इज अ कांस्टेंट। इसे बहुत सारी बुकों में ऐसे भी लिखा है कि स्मॉल के यहाँ पर क्या है, कूलॉम लॉ कांस्टेंट, ठीक है ना, तो बना के लिख देना, मेन यहाँ पर लिख देना कि स्मॉल के क्या है, कांस्टेंट है, बस ये मेन है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है, उसमें कोई भी आपको अलग से गलती नहीं मानी जाएगी अगर आपने कांस्टेंट लिखा है, ना ही आपको अलग से कुछ नंबर मिल जाएंगे अगर आप कूलॉम्स लॉ कांस्टेंट लिखोगे तब, मतलब नॉर्मल से आपको लिखना है कांस्टेंट। अच्छा, इसको मैंने मान लिया स्टेटमेंट नंबर 3 मान लिया, ठीक, जो हमारा आया है। अब देखिए स्मॉल के अगर कांस्टेंट है तो हर एक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर देखिए हियर द वैल्यू ऑफ स्मॉल के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट, मैंने ऐसे लिख दिया कि आपको आराम से आप पढ़ पाओ। देखिए जो ई ऐसे बना ना, इस शेप में बना है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, और जो यहाँ पर दिख रहा है जीरो बना हुआ है उसे हम पढ़ते हैं नॉट। तो इसको सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो ई नॉट बना है ना उसे हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा ग्रीक लेटर है, ओके। ये होता है स्मॉल के की वैल्यू पूरी होती है, और इस पूरे की वैल्यू क्या आती है 9.0 10⁹, और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन डैश, मतलब मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब एक काम करिए, स्मॉल के की वैल्यू अगर हम ये वाली वैल्यू, चाहे ये कोई भी आप बोलिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर स्मॉल के की वैल्यू अगर मैं यहाँ लगा दूँ तो देखिए हमारा आंसर क्या आता है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, इक्वेशन 3 से हम जो करने जा रहे हैं वो कहाँ से करने जा रहे हैं, थर्ड वाले में के की वैल्यू लगाने जा रहे हैं। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, f इज इक्वल टू स्मॉल के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये पूरा हमारा कंप्लीट बन गया कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, ये हमारा हो गया डेराइव कंप्लीट यहाँ तक। This is the derivation of
कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। अब देखिए ये तो आपका ऐसा हुआ ना कि जो सब बच्चे कॉमन करेंगे, सब बच्चे यहाँ तक करेंगे ना जहाँ तक आपने किया है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये तो हो गया आपको कूलॉम्स लॉ हो गया कंप्लीट। लेकिन पेपर में आपको जरूर हर एक क्वेश्चन को कुछ ऐसा कुछ अलग से आपको की पॉइंट्स लिखना है जिससे आपको अलग से नंबर मिले, आपको क्वेश्चन कुछ अलग दिखे। तो पहले तो आपको यहाँ तक कूलॉम्स लॉ करना है कंप्लीट। अब इसके बाद से मैं आपको इसी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कुछ आपको मैं बताऊंगा नोट, अगर पेपर में आएगा तो आप इस नोट्स को भी वहाँ पर लिखना, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर आपको अटेंड कर पाओगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहले यहाँ तक कॉपी करिए। अब इसके बाद से थोड़ा सा बताऊंगा नोट इस टॉपिक के बारे में, उसे आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, कर लीजिए ऐसे कॉपी अच्छे से। चलिए कॉपी कर लिया आपने। अब देखिए कूलॉम्स लॉ में बस पूरा टॉपिक आपका हो गया है। यहाँ पर बस नोट देख लीजिए आप कैसे आपको यहाँ पर क्या लिखना है आपको नोट में अलग से, जिससे कि आपको अलग से नंबर मिलेंगे। देखिए नोट में नंबर फर्स्ट पहला यहाँ पर पॉइंट, पहले यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है, if the whole system is placed in a medium। आपसे देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर पूरे के पूरे इस पूरे सिस्टम को, क्या सिस्टम था, दो चार्ज थे Q1 और Q2 और दोनों की जो बीच की डिस्टेंस थी वो थी स्मॉल r। तो अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम किसी मीडियम में प्लेस कर दें, मीडियम का मतलब वाटर में रख दें, किसी मेटल में रख दें, किसी वैक्स का मतलब मोम, ओके, तो किसी वैक्स में रख दें, किसी भी मीडियम में हम अगर रख दें, प्लेस कर दें, तब कूलॉम्स लॉ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कूलॉम्स लॉ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखिए कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वहाँ से हम लोग दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया, लेकिन याद आ रहा है मैंने अभी जब ये आपको बताया था तो मैंने वहाँ पर एक पॉइंट रखा था अपना कि इस पूरे सिस्टम को वैक्यूम में रखा गया है, और कहा था मैंने आपसे कि अभी आगे आपको जब हम पढ़ाएंगे तो ये पॉइंट अभी आपको हम आगे बता देंगे। वो यही पॉइंट है कि जब हम लोग किसी भी दो चार्ज को एक दूसरे से r डिस्टेंस पर एयर या वैक्यूम में रखते हैं, तो जो हमारा फार्मूला आया था F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², तो ये हम लोग वहाँ पर अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर वही हमारा सेम सिस्टम किसी मीडियम में रखा हो, वाटर में रखा हो, ठीक है, इसके अलावा वैक्स में रखा हो, मेटल पे रखा हो, तो इन सब में अगर रखा हो तब हम लोग कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला है फोर्स निकालने का, तो वो हम लोग कौन सा फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई करेंगे या क्या उसमें चेंजमेंट आता है वो यहाँ पर देखिए ध्यान से। तो अगर ऐसा है तब हम लोग देन अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, तब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज होगा। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ क्या होगा चेंज, फॉर्मूला आपका ऐसे बन जाएगा F = 1/4πε0 K, ओके। अभी देखिए मैंने अभी पीछे स्मॉल के इस्तेमाल किया था ना, स्मॉल के लिया था, जिसको कि मैंने कहा था कि स्मॉल के यहाँ पर क्या है, कूलॉम्स लॉ कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू बताई थी आपको मैंने 1/4πε0 या 9.0 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर बताया था आपको मैंने। तो वहाँ पर स्मॉल के आया था और यहाँ पर क्या है, कैपिटल के है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। तो यहाँ पर कैपिटल के आ गया इंटू Q1 Q2/r² कंप्लीट। तो हम लोग यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से ये फॉर्मूला वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डन। अब इसके बाद से यहाँ पर अब आपको ये लग रहा है कि सर ये कैपिटल के क्या आ गया, तो उसको देख लीजिए यहाँ पर वेयर कैपिटल के को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैपिटल के = डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, किसी भी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या होता है, तो इसमें कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना ना, इसको आपको डीप जाना है, बस इसका मतलब आप समझ लो कि हर एक मीडियम इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को फ्लो होने में हेल्प करता है या रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है, ऐसा होगा ना।
तो बस ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना एक तरह से क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो चार्ज को या तो अच्छे से फ्लो होने देगा या तो फ्लो होने से रोकेगा या रोकने की कोशिश करेगा। तो वो होता है हर एक मीडियम का अलग अलग। तो आपको जब भी किसी क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको मीडियम दे के आया है, वाटर में रखा गया कहीं भी, तो 100% उसमें आपको कैपिटल के की वैल्यू दे के आएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा ना, इसीलिए। क्लियर है? अच्छा, जिस न्यूमेरिकल में, जिस भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में अगर एयर लिखा है या वैक्यूम लिखा है तो वहां पर 100% के की वैल्यू देना कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पर के की वैल्यू कितनी होती है 1। एयर या वैक्यूम के लिए कैपिटल के, मतलब याद रखिए इसका नाम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एयर या वैक्यूम के लिए 1। इसीलिए मैंने वहां पर केवल 1/4πε0 तक ही आपको पढ़ाया था और यहाँ पर कैपिटल के लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर न्यूमेरिकल में आपसे ये बोलेगा कि भाई पूरा का पूरा सिस्टम वाटर में रखा है तो आपको फॉर्मूले में कैपिटल के लगाना पड़ेगा, बिकॉज फॉर द वाटर मीडियम के लिए के की वैल्यू 1 नहीं होती है। क्या होती है थोड़ा सा आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। फिलहाल तो एग्जाम में दे के आएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में बोर्ड एग्जाम में आपको अलग से सारे कांस्टेंट की वैल्यू दे के आती है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, लर्न कर लीजिए इसे अच्छे से। यहाँ देखिए, फॉर एयर या वैक्यूम या एयर के लिए कैपिटल के की वैल्यू होती है 1। फॉर वाटर के लिए के की वैल्यू होती है 80 या 81। देखिए कुछ बुकों में ना, कुछ बुक्स ऐसे जहाँ पर 81 भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, वो 80 या 81 आप याद कर लीजिए। अप्रॉक्स दोनों ही आंसर आपके राइट है। और देखिए यहाँ पर जो तीसरा है, फॉर मेटल, किसी भी मेटल के लिए, मैं बोल रहा हूँ मेटल, METL, नॉट मैटर। तो किसी भी मेटल के लिए के की वैल्यू होती है 1/0, जिसे आप कहते हैं इन्फिनिटी। क्लियर? तो बस ये वैल्यू याद कर लीजिए, कभी कभी सिंगल नंबर में पूछने को आता है। क्लियर? तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया ना यहाँ पर। तो ये आप लोग कूलॉम्स लॉ को प्रूव करने के बाद ये आप नोट वहाँ पर दिखाएंगे अलग से। अब देखिए यहाँ पर नोट नंबर सेकेंड यहाँ पर क्या है, द यूनिट ऑफ चार्ज। देखिए पर चार्ज की यूनिट 2 होती है। नंबर ए, पहला CGS, चलिए मैं बता रहा हूँ। पहला SI यूनिट ऑफ चार्ज, SI यूनिट ऑफ चार्ज आपने पढ़ा है। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल C लिखते हैं, कूलॉम या कैपिटल C। वैसे ही देखिए यहाँ पर बी पार्ट, बी यहाँ पर क्या है? CGS। ओके, 2 आपने पढ़े ना, एक होता है MKS यूनिट, तो MKS का मतलब हो गया आपका SI यूनिट एक तरह से, और जो दूसरा आपका है CGS, यानी कि सेंटीमीटर, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। तो CGS सिस्टम में अगर आपको कभी CGS सिस्टम में अगर आपको कूलॉम की या चार्ज की यूनिट दे देगा ना, तो वहाँ से आपको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि CGS में चार्ज की यूनिट क्या होती है। वो देखिए यहाँ पर ध्यान से, CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? स्टैट कूलॉम, STAT, स्टैट कूलॉम। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, और स्टैट कैपिटल C, या तो आप पूरा ये लिख दो स्टैट कूलॉम, या फिर शॉर्ट में लिख दो आप STAT, स्टैट कूलॉम। दोनों का यहाँ पर मतलब एक ही है। तो एक तो आपका हो गया SI यूनिट और एक यहाँ पर क्या हो गया? CGS यूनिट। तो कंप्लीटली इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर डिफाइन करना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर यहाँ पर थर्ड देख लीजिए, वो क्या है? यहाँ पर एक मैंने वर्ड यूज किया था, ये एप्सिलॉन। मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ हिंदी में, आप आराम से पढ़ सकते हैं इसे, एप्सिलॉन कंप्लीट। और मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था, बस मैं केवल ये मेरा यहाँ पर लिखने का मतलब क्या है कि आप इसको अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? एप्सिलॉन। तो इसकी वैल्यू और इसका नाम क्या होता है? देखिए इसका नाम क्या होता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में बिल्कुल आपको अच्छे से हम डिफाइन करेंगे न्यूमेरिकल्स में। जब हम लोग इस चैप्टर के फिनिश में सारे न्यूमेरिकल्स को अटेंड करेंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए याद रख लीजिए आप, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए आप कि एप्सिलॉन नॉट ऐसे बनता है, 0 को नॉट पढ़ते हैं
तो बस ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू आप केवल लर्न कर लीजिए, पूरे चैप्टर आप में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। हाँ, जहाँ न्यूमेरिकल होगा, जहाँ पे आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगा, आपको वहाँ पर मैं जरूर बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल आप याद कर लीजिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी एक तरह से पता है क्या, चलिए मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपको ये डिफाइन करता है कि किसी भी मीडियम में करंट या इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता हुआ कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसे फ्लो करता है, क्योंकि ये किसके अंदर आता है, स्मॉल के अंदर आता है, जो हमारा आया था कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों का मतलब एक ही है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब कि किसी भी स्पेस में या किसी भी मीडियम में कैसे, किस स्पीड से, किस रेट से चार्ज फ्लो होता है, चार्ज पर कैसा इफेक्ट पड़ता है, उसकी वैल्यू को दिखाता है एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू है 8.85 10⁻⁻12, ये इसकी वैल्यू होती है। और देखिए इसकी यहाँ पर यूनिट कैसे बनाएंगे आप, इसकी यूनिट होगी कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई है, यूनिट में अगर डैश लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्लियर है। तो अगर आप इतना पूरा कूलॉम्स लॉ में अगर आप ऐसे डिफाइन कर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेंथी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 1 से 2 टाइम अगर आप प्रैक्टिस करोगे मेरा बताया हुआ पूरा अच्छे से, तो आपका टाइम भी सेव होगा, आपको बहुत अच्छे से आ भी जाएगा और सबसे अच्छे आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। इसको प्रॉपरली अच्छे से कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। चलिए हो गया कॉपी। अब देखिए इसके बाद से दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ध्यान से आप समझिएगा क्योंकि इसमें वेक्टर फॉर्म है। जल्दी से इसे हम खत्म करते हैं और ये हमारा पास लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। तो इसको अच्छे से प्रॉपरली आप कॉपी करके और सारे डाउट क्लियर करके आप हमें कमेंट करिए। अगर आपको पसंद आता है तो भी आप बताइए, अगर आपको डाउट है तब भी आप हमें कमेंट करिए, बताइए, आपको सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व होंगे। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आराम से। अब बाद में आप आराम से कॉपी करिएगा, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब आपको कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में दिखाना है, उसके वेक्टर्स को बहुत ध्यान से आप समझिएगा। बाकी आपको जो भी फॉर्मूले जो आपके यहाँ पर इस्तेमाल होंगे वो आपको मैं बताता रहूँगा यहाँ पर साथ में। चलिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। सबसे पहले फिगर, मान लिया मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, ऐसे करके मैंने मान लिया कि यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा, अब यहाँ पर एक हमने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज रखा है Q1, मान लिया हमारा प्लस का चार्ज है। यहाँ पर इस पॉइंट पर एक चार्ज रखा है Q1, ठीक। मान लिया पॉइंट हमने A पॉइंट है और यहाँ पर हमने मान लिया B पॉइंट है। देखिए फिगर देखिए ध्यान से, अपने आप कुछ देर बाद फिगर आपका प्रॉपरली बन जाएगा, तो आपको लगेगा कि भाई फिगर हार्ड है, ऐसा आपको लगेगा फिर। तो इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिए और मेरे साथ यहाँ पर देखिए बस। और एक और यहाँ पर पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। B पॉइंट पर एक और चार्ज मैंने रख दिया प्लस Q2, दो यहाँ पर चार्ज आपको दिख रहे हैं Q1 और Q2, कंप्लीट। अब A और B पर जब चार्ज रख दिया तो दोनों अगर चार्ज प्लस के हैं तो कौन सा फोर्स काम करेगा, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रिपल्सन वाला पार्ट यहाँ पर काम करेगा। कौन सा फोर्स काम करेगा, रिपल्सन। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने का भी या अट्रैक्ट करने का भी डायरेक्शन होता है। वो कैसे होता है, जिस दो लाइन से हम चार्ज को ज्वाइन करते हैं उसी लाइन के अकॉर्डिंग या तो इसी लाइन में रिपेल करेगा या तो इसी लाइन में अट्रैक्ट करेगा। फिर से मेरी बात सुनिए, या तो दोनों चार्ज इसी लाइन के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करेंगे या तो इसी लाइन के अकॉर्डिंग रिपेल करेंगे, दूर हटाएंगे। फिलहाल हमारे फिगर में क्या है, रिपल्सन है। तो मान लिया कि जो Q1 है वो Q2 पर फोर्स लगा रहा है और रिपेल कर रहा है, तो मैंने दिखाया फिगर ऐसे करके। मान लिया हमने यहाँ पर क्या लिखा मैंने, F21 वेक्टर। इसका मतलब समझिए पहले, बहुत ध्यान से समझिएगा इसका मतलब। Q1 वाला, चलिए थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पर, वो समझ में आएगा। ये Q2 है और ये चार्ज कौन सा है, Q1। Q1 चार्ज Q2 को रिपेल कर रहा है, फोर्स लगा रहा है F21। तो F21 कौन अप्लाई कर रहा है, पहला वाला। किस पर लग रहा है ये फोर्स, Q2 पर लग रहा है। तो तरीका देखिए लिखने का वेक्टर फॉर्म है, मैंने आपसे कहा ना इसमें वेक्टर फॉर्म को समझना है आपको। तो यहाँ पर तरीका क्या है कि F के पहले देखिए आप यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 2, तो जो पहला नंबर है वो इंडिकेट करेगा चार्ज को, और जो उसके बाद लिखा होता है वो इंडिकेट करेगा उस चार्ज को जो अप्लाई कर रहा है। तो मतलब दूसरे पर फोर्स लग रहा है और पहला वाला अप्लाई कर रहा है। देखिए ध्यान से यहाँ पर क्या लिखा है, F21 वेक्टर। देखिए यहाँ पर ध्यान से, दूसरे वाले पर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है, 1 लगा
और उसके ऊपर बना दीजिएगा वेक्टर। सिमिलरली Q2 चार्ज भी Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको मैंने दिखा दिया ऐसे करके, ये देखिए हमने यहाँ पर दिखा दिया ऐसे करके, यहाँ पर F वेक्टर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर आएगा F12 वेक्टर। क्या आएगा, F12 वेक्टर। क्यों, क्योंकि F12 का मतलब पहले वाले चार्ज पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, 2 का मतलब Q2, तो Q1 पर चार्ज Q1 पर फोर्स लग रहा है, सॉरी Q1 पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, Q2 लगा रहा है। क्लियर है। अब A और B की जो बीच की गैपिंग है, डिस्टेंस है, वो हमने मान लिया स्मॉल r है। स्मॉल r यहाँ पर क्या, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। डन। अच्छा, ये तो हो गया फोर्स वाली बात, फोर्स हमारा हो गया कंप्लीट। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, डिस्टेंस तो r है, r का मतलब मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं आप। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू। तो यहाँ पर अब हम लोग जाने की भी डायरेक्शन दिखाएंगे। अच्छा, F21 जो लग रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, A से B की तरफ ऐसे जा रहा है ना, देखिए F21 ऐसे जा रहा है, A से B जा रहा है, और जो F12 है वो B से A आ रहा है। तो F21 के लिए जो डिस्टेंस वेक्टर लगाएंगे वो हम यहाँ पर क्या लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यूनिट वेक्टर क्या लगाने वाले हैं, R12 कैप। ये देखिए F21 वाले में क्या आ रहा है, R के ऊपर कैप लगाए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना यूनिट वेक्टर, R A कैप B कैप वेक्टर का होता है यूनिट वेक्टर। तो वैसे यहाँ पर क्या लगा, R कैप, और यहाँ पर रेफरेंस क्या है 12। ये 12 क्या है, ये 12 F21 की डायरेक्शन दिखा रहा है। F21 ऐसे लगा रहा है ना, मतलब कि दूसरे पर लग रहा है, और कौन लगा रहा है, Q1 लगा रहा है। लेकिन जाने की जो डिस्टेंस की, जो जाने की डायरेक्शन है वो क्या है, वो है 1 से 2 की तरफ। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, R12 कैप। अच्छा, F21 के लिए क्या आएगा, F21 बताया मैंने आपको, F21 कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है ना, तो ये डायरेक्शन क्या है, 2 से 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, R2 से 1 और कैप। और इसको आप शॉर्ट में इस तरह भी याद कर सकते हैं, कैसे कि जो फोर्स में होगा, अगर फोर्स में चलिए, तो देखिए यहाँ पर क्लियर है ना कि यहाँ पर अगर F12 वेक्टर है तो उसके लिए यहाँ पर क्या आएगा, R12 कैप आएगा। और अगर F21 वेक्टर है, F21 वेक्टर का मतलब कि दूसरे वाले चार्ज पर पहला वाला चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, डायरेक्शन R12 कैप। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर जो एक और कुछ फॉर्मूले यहाँ पर हैं जो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, वो क्या है कि अगर A कैप लिखा है, आपने ये फॉर्मूला 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर A के ऊपर कैप लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है फॉर्मूला इसका यूनिट वेक्टर का A वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू। ये फॉर्मूला पढ़ा है आपने। तो अगर हम ऐसे ही बिल्कुल सेम अगर हम यूज करेंगे, यही हम फॉर्मेट अगर इस्तेमाल करेंगे R12 कैप के लिए, यही फॉर्मूला, बहुत ध्यान दीजिए, बस यही है। बस ये अगर आप समझ लेंगे तो पूरा डेरिवेशन आपको आ जाएगा। क्या, अगर यहाँ पर लिखा है R12 कैप, तो इसका यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए A कैप था तो यहाँ पर A वेक्टर आया है और उसी का मॉड आया है। वैसे ही यहाँ पर R21 कैप है 2 से 1 की तरफ, ठीक है, 2 से 1 की तरफ। देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, R12 कैप का मतलब क्या है, ऐसे करके डायरेक्शन है, और R21 का मतलब 2 से 1 की तरफ, यानी डायरेक्शन कैसे इसकी, ऐसे करके है। क्लियर है। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पर अगर R21 को अगर आप ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे इसको आप लोग, R वेक्टर 21 अपॉन मॉड, मॉड कितना है 2 से 1 के बीच का, R स्मॉल r। चलिए मैं इसको ऐसे बना दे रहा हूँ, स्मॉल r। अच्छा, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम, अगर ऐसे ही यहाँ पर R12 कैप, तो R12 कैप के लिए यहाँ पर कितना आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है R12 कैप, यहाँ पर क्या आएगा, R वेक्टर 12 अपॉन मॉड, तो 1 से 2 की तरफ का भी मॉड कितना है, स्मॉल r है। तो ये दोनों फार्मूले भी हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। बस अब देखिए यहाँ पर कूलॉम लॉ का वेक्टर फॉर्म, बस यही पूरा फिगर है। अगर आपने फिगर दिखा दिया तो इस क्वेश्चन के हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब देखिए बस थोड़ा सा यहाँ पर डेरिवेशन है, और कैसे हम लोग डिराइव करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ को कूलॉम लॉ से, कूलॉम लॉ का यूज करके थर्ड लॉ कैसे हम लाते हैं। देखिए जल्दी से यहाँ पर सिंस F, चलिए पहले मैं यहाँ पर वैल्यू फाइंड करता हूँ F12 की, F12 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने। बस वेक्टर अगर यहाँ पर लगा है, मतलब अगर आपने 1 2 डायरेक्शन वगैरह अगर आपने दिखा दिया है और अगर यहाँ पर वेक्टर लगा है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको फोर्स की डिस्टेंस की डायरेक्शन भी दिखानी होगी। देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा है F12 किस तरफ लग रहा है, F12 का एरो देखिए 2 से A की तरफ ऐसे लग रहा है ना, B से A की तरफ, और इस डायरेक्शन में कौन सा डिस्टेंस है R21 कैप। तो यहाँ पर क्या आ गया R21 कैप, और यहाँ पर दिखा दीजिएगा फ्रॉम 2 to 1, चाहे ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, फ्रॉम Q2 to Q1। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एंड और ऐसे हम करेंगे F21 सिमिलरली। अच्छा, F21 का मतलब इसकी निकाल रहे हैं वैल्यू A से B, यानी Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हैं, ऐसे करके जा रहे हैं। तो फोर्स का यहाँ पर लगा देंगे फार्मूला, फिर से सेम बिल्कुल सेम ऐसे करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू, और यहाँ पर डिस्टेंस के लिए क्या आएगा, क्या है 1 से 2 जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 से 2 जा रहे हैं, यहाँ पर ये आएगा R12 कैप इनटू R12 कैप। यहाँ पर दिखा दिया मैंने फ्रॉम Q1 टू Q2, इसको मैंने मान लिया सेकेंड। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम कूलॉम्स लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ कैसे लाएंगे। थर्ड लॉ सबको पता है, एक्शन रिएक्शन लॉ होता है, कैसे लाएंगे देखिए यहाँ पर। सबसे पहले अपन हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को। ओके, तो यहाँ पर कर दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वाले में F12 कैप कॉपी कर दिया, इसको मैंने ऐसे यहाँ पर भी कॉपी कर दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू, और यहाँ पर क्या लिखा है R12 कैप की यहाँ पर लगा दीजिए वैल्यू। R12 कैप की यहाँ पर वैल्यू क्या है, R12 वेक्टर अपॉन R, यहाँ लगा दिया मैंने R12 वेक्टर अपॉन R। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद से इतना करने के बाद एंड और ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे F21 को, तो वहां पर कितना आ गया हमारा F21, सेम ऐसे ही F21 को, तो F21 को यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे ऐसे ही, तो हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पर आर स्क्वायर, और जहाँ पर लिखा ना R12 कैप, R21 कैप, सॉरी यहाँ पर R21 कैप की यहाँ पर वैल्यू, चलिए मैं यहाँ पर कर दूंगा सेकेंड। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को मैंने यहाँ कॉपी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेकेंड अगर इक्वेशन को मैं कॉपी करूंगा यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, इसको पूरा मैंने कॉपी कर दिया है। F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और जहाँ पर लिखा ना R12 कैप, उसके लगा दी मैंने वैल्यू। क्लियर है। और अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट वाले। अब देखिए फर्स्ट वाले में F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई, पूरा मैंने कॉपी कर दिया सेम ऐसे, और यहाँ पर लिखा है R21 क्या है, उसके यहाँ पर लगा देंगे वैल्यू, इसकी वैल्यू है R21 वेक्टर अपॉन R। क्लियर है। इसको मैंने मान लिया थर्ड, इसको मैंने मान लिया फोर्थ। नाउ अब देखिए थोड़ा सा और है बस, इसी को देखिए ध्यान से, F12 कैप वेक्टर मैंने कॉपी कर दिया, 1/4 पाई कॉपी कर दिया, Q1 Q2 अपॉन, और यहाँ पर हमारा आ गया आर स्क्वायर इनटू, और यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है R21 वेक्टर। इसको अगर मैं कर दूँ, इसको अगर मैं सॉल्व करके यहाँ पर लिख दे रहा हूँ R12 वेक्टर, तो क्या होगा बताइए। जैसे ही अगर मैं डायरेक्शन को उल्टा करूँगा, तो आपने वेक्टर में पढ़ा है, यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस। देखिए ध्यान से, ये स्टेप यहीं से आ रहा है, इसको मैंने पूरा कॉपी कर दिया है, सिर्फ अंतर क्या है इस स्टेप में, जहाँ पर लिखा है R21 वेक्टर, वहां पर मैंने कर दिया R12 वेक्टर। क्लियर है। और यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग क्या, सिंस R21 वेक्टर को हम बोल सकते हैं माइनस का R12 वेक्टर, मैंने ऐसा काम कर दिया, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। अब इसके बाद से F12 वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से आप गौर से, माइनस को आप छोड़ दीजिए, आप यहां से लेकर यहां तक देखिए पूरी वैल्यू, इस पूरे को देखिए आप, देखिए मैंने उसको ना एक कर्व में बंद कर दिया है, माइनस मैंने यहाँ लगा दिया। यहाँ पर क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इनटू R12 वेक्टर अपॉन R। इस पूरे को ध्यान से देखिए तो आपको थर्ड वाले इक्वेशन में दिख जाएगा कुछ, देखा आपको, ये पूरी
ये पूरी वैल्यू किसकी है, F21 वेक्टर की, यहाँ लगा दीजिए F21 वेक्टर। और कहाँ से किया मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 3rd। एंड दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ। हो गया आपका प्रूफ। तो देखिए यहाँ पर कैसे मालूम थर्ड लॉ है भाई, इसका मतलब क्या है कि फोर्स लग रहा है 1 से 2 की तरफ, इसका मतलब क्या है कि फोर्स लग रहा है 2 से 1 की तरफ, और दोनों आपस में क्या है, इक्वल है बट अपोजिट है। कैसे मालूम, माइनस। थर्ड लॉ क्या था, अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है तो दूसरी बॉडी भी पहले बॉडी पर फोर्स अप्लाई करती है, बट माइनस का डायरेक्शन का अंतर होता है, उल्टा डायरेक्शन होती है। अगर ये प्लस होगा तो ये कैसा होगा, माइनस। अगर ये प्लस में जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, माइनस वाले में। तो देखिए यहाँ पर लिखा है F12 वेक्टर की वैल्यू माइनस F21 वेक्टर के इक्वल है। इसे हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ। कंप्लीट। तो ये पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। सबसे आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी तक जितना हमारा सिलेबस हुआ है, लेक्चर्स हमारे हुए, उसमें से ये, इसको बहुत अच्छे से अगर एक बार में अगर आपको कुछ पॉइंट्स दिक्कत है तो इसको जरूर 1 से 2 बार देखिए। फेयर कॉपी रफ कॉपी में इसको आप नोट करिए प्रॉपरली, और आपको गारंटेड समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही मेन क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद से हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसी टॉपिक के, यहाँ पे इसी टॉपिक के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम है इसके अलावा आप उसे कमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपको मेरे अकॉर्डिंग व्यूज लग रहे हैं उसे आप कमेंट करके बताइए। सारी प्रॉब्लम आपके यहाँ पर सॉल्व की जाएगी। तो इसे प्रॉपरली आप डेली आप इसे कॉपी करते रहिए, तैयार करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर फिजिक्स के लेक्चर आपको डेली मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।